हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सीरीज ऑफ एचपी मेडिकल टैट एंड दिस इज पार्ट 6। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ग्राफ्टिंग शायन इज। जो ग्राफ्टिंग है इसमें जो शायन है उसका क्या मतलब है यहाँ पे। फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, सेकेंड है अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, थर्ड रूट्स ऑफ रूटेड प्लांट या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर रहेगा पहला। तो ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है इसमें क्या किया जाता है, एक कंपोजिट प्लांट तैयार किया जाता है। कंपोजिट प्लांट मीन्स जिसमें कि एक पार्ट जो है एक पर्टिकुलर प्लांट का यूज किया जाएगा, यानी कि वैरायटी जो भी उसकी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सुपीरियर क्वालिटी का जो है वो फ्रूट चाहिए, लेट्स से कि मैंगो प्लांट है, तो हम क्या करेंगे उसमें कि एक जो है वो रूट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, एक जो है वो शूट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा प्लांट है और यहाँ पे हमने ये जो है वो रूट सिस्टम सेलेक्ट कर लिया है इस तरह से। सो रूट सिस्टम के लिए जो टर्म यहाँ पे यूज होगी और किसी पर्टिकुलर प्लांट का वो रहेगा, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। तो स्टॉक क्या है, रूट सिस्टम है। एंड अब इस रूट सिस्टम पे क्या किया जाएगा, किसी और जो प्लांट होगा, यानी कि सेम वैरायटी की हम बात करें, जैसे कि मैंगो की ही बात करें तो दोनों ही जो है वो मैंगो के रहेंगे जैसे कि। तो इसमें जो है ये इन्फीरियर क्वालिटी के जो है वो मैंगो वाला प्लांट पार्ट रहेगा, यानी कि ये रूट सिस्टम रहेगा। और इसके ऊपर जो है सुपीरियर क्वालिटी का यहाँ पे जो है सुपीरियर क्वालिटी का यहाँ पे नेक्स्ट जो पोर्शन है वो अटैच किया जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम। और ये जो शूट सिस्टम है दिस इज शायन। शायन क्या हो गया, शूट सिस्टम है। और इस तरह से जो प्लांट ये तैयार होगा, अब ये प्लांट क्या है, दिस इज कंपोजिट प्लांट की फॉर्मेशन होगी, कंपोजिट प्लांट। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की कि मैंगो हो गया, तो ग्राफ्टिंग जो टेक्निक है ये किस पे जो है वो परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, सुपीरियर क्वालिटी के मैंगो फ्रूट जो है वो तैयार करने के लिए। सो अब देखिए यहाँ से अगर पूछा जाए कि जो फ्रूट्स की क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, शायन पे या फिर स्टॉक पे डिपेंड करेगी, तो ये डिपेंड करती है शायन पे, क्योंकि शायन जो होगा ये जो आपका पार्ट रहेगा अब इसके ऊपर ही जो है वो ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रूट क्वालिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, शायन के ऊपर, ये सुपीरियर क्वालिटी का रहेगा। सो मैंगो है, एप्पल हो गया, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा गया था, इन ग्राफ्टिंग शायन इज। तो शायन क्या है यहाँ पे, अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। राइट आंसर रहेगा अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के डिस्कवरर कौन है। फर्स्ट है हरगोविंद खुराना, सेकेंड ऑप्शन इज जेम्स वॉटसन, नेक्स्ट इज एस कोहेन एंड एच बोयर, लास्ट ऑप्शन इज शटन एंड बॉवेरी। सो राइट आंसर इज जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किसने किया है, जिन्होंने फर्स्ट जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। सो राइट आंसर इज कोहन एंड बोयर, कोहन एंड बोयर, ये रहेगा राइट आंसर। शटन एंड बॉवेरी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या प्रपोज किया है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो इन्होंने प्रपोज की है। एंड जेम्स वॉटसन, सो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल फेमस मॉडल है, दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, double helical structure of DNA. The next question is who was awarded Nobel Prize for the development of PCR technique। बेसिकली क्या पूछा गया है कि जो PCR टेक्निक के डेवलपर हैं वो कौन है, जिन्हें कि नोबेल प्राइज दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज Herbert Boyer, second is Hargovind Khurana, next is Carey Mullis and last option is Arthur Korenberg. So right answer is Carey Mullis. So PCR टेक्निक के जो डेवलपर हैं वो हैं Carey Mullis. PCR stands for polymerase chain reaction. Here PCR it stands for polymerase chain रिएक्शन, जिसमें क्या किया जाता है, जो डिजायर्ड डीएनए है या डिजायर्ड जीन होगा उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार की जाती हैं, या हम कहें कि एम्प्लीफिकेशन
ऑफ डिजायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड. इनमें से जो है वो कौन सा जो है वो मैच यहाँ पे सही नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्च सिंथेसिस इन पी और इसको मैच किया गया है मल्टीपल एलील्स के साथ. सेकंड है एक्स ओ या हम कहें एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रास हॉपर में. तो ये तो राइट आंसर है क्योंकि इसमें किस तरह का जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन होगा, एक्स ओ टाइप का होगा. देन ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तो इसमें आंसर दिया गया है को डोमिनेंस. ठीक है, इसमें डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है मल्टीपल एलीलिज्म ये शो करते हैं, तो ये भी राइट है. नेक्स्ट है टी एच मॉर्गन. जो टी एच मॉर्गन है इन्होंने कौन सी टर्म दी है, तो इन्होंने दी है लिंकेज टर्म. आपसे पूछा जाए हु कॉइंड द टर्म लिंकेज, तो लिंकेज टर्म कॉइन की है टी एच मॉर्गन ने. अब यहाँ पे फॉल्स जो बचता है हमारे पास या रॉन्गली मैच्ड जो पेयर है दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी. तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी. ये जो है वो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है. ये शो करता है या तो प्लियोट्रोपिज्म ये शो करेगा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये शो करेगा. स्टार्च सिंथेसिस में दो कैरेक्टर्स यहाँ पे जो है एक जीन रेगुलेट कर रही है. एक तो है शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ द सीड, और दूसरा है स्टार्च की क्वांटिटी की, कितना स्टार्च जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है. और कौन कंट्रोल करेगा, तो सिंगल जीन कंट्रोल कर रही है. अब कोई भी जीन एक से ज़्यादा जब कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करेगी, तो क्या कहेंगे, प्लियोट्रोपिज्म कहेंगे. ठीक है, और थोड़ा ये जो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी ये शो करता है अगर हम स्टार्च सिंथेसिस के बेसिस पे देखें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम. कौन सा प्लांट है जिसमें एक ही बार जो है वो लाइफ टाइम में फ्लावरिंग होगी, और इस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, मोनोकार्पिक प्लांट कहेंगे. सो दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स. मोनो मीन्स सिंगल. ठीक है, कार्पिक मतलब कि यहाँ पे जो है वो फ्लावरिंग होगी और फ्रूट फॉर्मेशन होगा. सो ऑप्शंस हैं बैम्बू स्पीशीज, मैंगो है, जैक फ्रूट है, पपाया है. तो ये तो कॉमन एग्जांपल्स आपने देखे होंगे कि इसमें क्या होता है, सीजनल जो है ये फ्रूट देते हैं, तो एक बार इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी. सीजनल जो है वो फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी. ठीक है, फ्रूट ये प्रोवाइड करेंगे. तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बैम्बू स्पीशीज. ये है मोनोकार्पिक प्लांट है ये. और ये किस तरह के प्लांट्स हैं, तो ये हैं पॉलीकार्पिक, कि मैच्योरिटी अटेन करने के बाद ये जो है वो सीजनल फ्रूट्स प्रोवाइड करेंगे. और एक टर्म आती है बाईइनियल. सो बाईइनियल प्लांट्स कौन से हैं, तो बाईइनियल्स में आपने ध्यान रखना है कि ऐसे प्लांट जिनमें 2 साल में एक ही बार फ्लावरिंग होगी. विच फ्लावर ओनली वंस इन 2 ईयर्स, 2 साल में एक बार फ्लावरिंग होगी. इस तरह के प्लांट्स को कहेंगे बाईइनियल प्लांट्स. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. जो वर्ल्ड ओजोन डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून. तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 16th of September, 21st of April and 22nd of April. So right answer is the 16th of September को जो है वो ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है. और इस दिन क्या हुआ था, तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे साइन हुए थे. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे जो है वो साइन हुए थे, जिसका मेन फोकस क्या था, तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम करना या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन को कम करना. राइट आंसर इज 16th of September. और क्या होगा इस दिन, ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाएगा. इसके अलावा 22nd of April है, तो इस दिन क्या, कौन सा दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे. वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टोमेटा की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, पहले उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है ये स्टोमेटल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। अब देखिए जैसे ही स्ट्रेस्ड कंडीशन होती है, स्ट्रेस्ड कंडीशन में वाटर डेफिशिएंसी हो सकती है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, तो क्या होगा वहाँ पे जो है स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, स्टोमेटा की मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है। सेकेंड फैक्टर है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड फैक्टर इज लाइट, तो लाइट आपका जो है वो टेम्परेचर से भी रिलेटेड है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये भी कुछ हद तक क्या करेगा, अफेक्ट करेगा स्टोमेटा की मूवमेंट को। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जब लो कॉन्सेंट्रेशन होगी उस टाइम पे स्टोमेटा ओपन होंगे, तो ये भी क्या करेगा, स्टोमेटा की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। किसका जो है वो नोटिसेबल इम्पैक्ट नहीं देखा गया है, तो वो रहेगा आपका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। राइट आंसर इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। Then next question is pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having टेम्परेचर ऑफ। पॉलन ग्रेन्स को जो है वो स्टोर किया जाता है, किस में स्टोर करेंगे, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करेंगे, और वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर रहेगा। अब देखिए कितना लो टेम्परेचर यहाँ पे होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है -120 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, या फिर -160 डिग्री सेल्सियस। सो राइट आंसर इज -196 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहेगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, हम इसे कहेंगे। नेक्स्ट इज which book keeps the record of all endangered species। endangered species कौन सी species है, which are at the risk of extinction, जो विलुप्त होने की कगार पे होंगी species वो है endangered species। और जो endangered species है इनका रिकॉर्ड कौन सी बुक में मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन है गिनीज बुक, सेकेंड इज स्पीशीज इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, देन लिम्का बुक, एंड लास्ट इज रेड डाटा बुक। राइट आंसर इज रेड डाटा बुक, इट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। रेड डाटा बुक को मेंटेन कौन करता है, तो IUCN मेंटेन करेगा, एंड IUCN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो फुल फॉर्म भी आपने ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो IUCN है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो स्विट्जरलैंड में। और एंडेंजर्ड स्पीशीज की अगर हम बात करें, कुछ एक एग्जांपल्स जैसे कि रेड पांडा है, रेड पांडा ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होगी, फर्स्ट ऑप्शन इज ओवरी, सेकेंड इज यूट्रस, सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब, एंड लास्ट इज सर्विक्स। राइट आंसर इज फैलोपियन ट्यूब्स में जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। और फैलोपियन ट्यूब का कौन सा रीजन है, स्पेसिफिक रीजन जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, दैट इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन, इट इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। जो साइनोबैक्टीरिया है विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्स्ट ऑप्शन है एल्गी को ये बिलोंग करता है, प्लांटी किंगडम को, मोनीरा या फिर प्रोटिस्टा। तो राइट आंसर रहेगा, देखिए साइनोबैक्टीरिया है तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं ये क्या है, प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स का एक ही किंगडम है दैट इज मोनीरा। सो राइट आंसर इज मोनीरा।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया जो है, कुछ एक साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड heterocyst, special nitrogen fixing cells found in some cyanobacteria, for example nostoc. तो क्या है ये? स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स अकर इन. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान्स, उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश. राइट आंसर इज अंडमान्स. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, दीज आर फाउंड इन अंडमान्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ. स्टार्च जो है ये पॉलीमर है. अब देखिए पॉलीमर है तो मीन्स इसके मोनोमर यूनिट्स कुछ होंगे. सो मोनोमर यूनिट्स किससे मिलकर स्टार्च बना है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकंड इज फ्रक्टोज, देन सुक्रोज एंड माल्टोज. राइट आंसर इज ग्लूकोज. स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, या पूछा जाए कि इसके मोनोमर यूनिट्स कौन से हैं तो वो रहेंगे ग्लूकोज से मिलकर बना है. सेकेंड है फ्रक्टोज, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर. And next is sucrose, it is also known as invert sugar और नॉन रिड्यूसिंग है. ये रिड्यूस नहीं होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है. टेबल शुगर बोल दिया जाए, केन शुगर. एंड माल्टोज इज माल्ट शुगर. देन नेक्स्ट इज, अ सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग. सेल प्लेट की फॉर्मेशन जो है वो कौन से इवेंट के टाइम पे होती है? ड्यूरिंग सेल साइकिल. फर्स्ट इज साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, यानी कि ड्यूरिंग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. इसमें क्या होगा? साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. सेकेंड इज कैरियोकाइनेसिस, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे जो है वो सेल प्लेट बनेगी, या फिर इंटरफेज के टाइम पे, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट सेल. प्लांट सेल्स के केस में जो है वो साइटोकाइनेसिस किसके थ्रू होगी? सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होगी. अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी क्या होगा? साइटोकाइनेसिस के टाइम पे सेल फरो बनेगा, यहाँ पे सेल फरो की फॉर्मेशन होगी. अब देखिए सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है सेल साइकिल का? दैट इज इंटरफेज. इंटरफेज क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज. और कई बार सीक्वेंस पूछा जाता है तो थोड़ा सा अगर हम सेल साइकिल के पार्ट्स देखें तो सेल साइकिल में जो है वो दो मेन पार्ट्स रहेंगे. एक है इंटरफेज इवेंट होगा जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट है सेल साइकिल का. दूसरा है एम फेज जिसमें एक्चुअल में डिवीजन होगा. सो इंटरफेज में सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है. एक तो पहला हो गया लॉन्गेस्ट फेज, दूसरा इसके सीक्वेंस. ठीक है, इवेंट्स कैसे होंगे? तो पहला आता है G1 फेज, उसके बाद आएगा S फेज, देन G2 फेज. इस तरह से ये जो है वो सीक्वेंस भी पूछा जाता है. और M फेज में क्या रहेगा? इसमें होगी कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस. पहले जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी कि साइटोकाइनेसिस होगी. Next is, which of the following condition is called monozomic condition? इनमें से कौन सी जो है वो मोनोजोमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट कंडीशन है 2n+1. 2n मतलब कि कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल है. लेट्स से ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो डिप्लॉयड मतलब कि 46 क्रोमोसोम है और उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो चुका है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड ट्राइजोमी. ये क्या है? ट्राइजोमी है. तो ये तो हमारा आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा. सेकंड क्या है कि 2n यानी कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और उसमें दो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो चुके हैं, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? टेट्राजोमी. ठीक है. और नेक्स्ट दिया गया है n+1. n मतलब कि कोई हैप्लॉयड इंडिविजुअल है और उसमें जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो चुका है. नेक्स्ट इज 2n-1. तो यहाँ पे क्या है? राइट आंसर रहेगा 2n-1, यानी कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल है और उसमें एक क्रोमोसोम कम है. फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में है, डिप्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, अब एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो उस कंडीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2n-1. और ये कंडीशन क्या है? दिस इज कॉल्ड
मोनोजोमी, क्या कहेंगे इसे, मोनोजोमी कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे ह्यूमन बींग्स की 46 हैं, लेकिन मोनोजोमी के केस में क्या हो जाएगा, 45 ही क्रोमोसोम्स होंगे। ट्राइजोमी में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे 47 हो जाएंगे। अब देखिए ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ये तो आपने सुना होगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है तो उसमें क्या होता है, ट्राइजोमी होती है। इसी तरह से एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम है, तो जैसे कि हम बात करें टर्नर्स सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम, उसमें क्या होगा, मोनोजोमी होगी, मीन्स क्रोमोसोम जो है वो एक कम होगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फेट ऐड होगा, और ये डिपेंड किस पे कर रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, तो क्या कहेंगे स्टेप को, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा। सो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कौन सा है, NADH है, ऑक्सीजन है, ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, या फिर ATP एंड वाटर। राइट आंसर इज ATP एंड वाटर, ये इसका जो है वो एंड प्रोडक्ट रहेगा। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये किसका स्टेप है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंडर जो एरियोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, कौन सी है, सेल्यूलर में एरियोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें स्टेप्स आते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, देन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड लास्ट जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे रहेगा। सो ये जो है वो स्टेप्स हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन के। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनके जो साइट है वो कहाँ पे होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होंगे। लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है ये स्टेप कहाँ पे होता है, तो इसकी साइट कई बार पूछी जाती है, सो ये साइटोप्लाज्म में होगा, तो साइट्स भी आपने ध्यान रखनी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज synthesis of one glucose molecule requires reduced NADP molecule। जो reducing power है NADP, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो इसमें जो है कितने जो है वो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने के लिए। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 6, 12, 18 या फिर 24। राइट आंसर इज 12 NADP जो है वो रिक्वायर्ड है किसके लिए, 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। अब ग्लूकोज कब बनता है, फोटोसिंथेसिस में बनेगा। फोटोसिंथेसिस में जो है वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो फोटोसिंथेसिस में दो जो है वो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी। कितने यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर्स रिक्वायर्ड है, 12 रिड्यूसिंग पावर्स हैं। साथ ही पूछा जाए कितने ATPs रिक्वायर्ड हैं, तो 18 ATPs, ध्यान रखेंगे 18 ATPs और 12 NADP are required to synthesize one molecule of glucose। और कौन सा स्टेप है ये, तो ये रहेगा डार्क रिएक्शन के अंदर जो है इसकी फॉर्मेशन होगी, या हम कहें केल्विन साइकिल में। नेक्स्ट इज the process which makes major difference between C3 and C4 plants is, first option is photorespiration, second is respiration, third glycolysis and last is Calvin cycle। so कौन सी प्रोसेस है जो C3 और C4 प्लांट्स में एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है, मींस कि वो C3 प्लांट में जो है वो प्रोसेस होगी जबकि वो C4 प्लांट्स में एब्सेंट है। ऐसी कौन सी प्रोसेस है, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। राइट आंसर इज फोटो रेस्पिरेशन। देखिए फोटो है मतलब कि लाइट डिपेंडेंट ये प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है तो मतलब क्या है कि प्लांट्स जो है वो रेस्पायर करेंगे। अब रेस्पायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का इनटेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि किसके अपोजिट है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ये अपोजिट रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, लाइट डिपेंडेंट intake of oxygen and release of carbon dioxide। ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो उसके जस्ट ये रिवर्स रहेगा। और जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इट इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, भी इसे कहेंगे C2 साइकिल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज the term
ecology was first used by? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्डम, सेकंड इज ई मंच, अर्नस्ट हैकल या फिर नन ऑफ दीज। तो इकोलॉजी टर्म जो है ये किसने यूज की है? सो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय अर्नस्ट हैकल। या पूछा जाए कि दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय, तब भी क्या आंसर होगा? अर्नस्ट हैकल ने जो है वो इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया है। अब इकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के इंटरेक्शन के बारे में दिया गया है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाता है इकोसिस्टम टर्म किसने दी है? तो दोनों टर्म्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इकोसिस्टम टर्म वाज गिवन बाय A.G. टेंसले, whereas ecology term was given by Ernest Haeckel. Last question for this video is, which one of the following act as a bio indicator of air pollution? इनमें से कौन सा जो है वो बायो इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन के लिए? काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज एल्गी, सेकेंड इज लाइकन्स, देन फर्न्स एंड मस्टर्ड। राइट आंसर इज लाइकन्स, बिकॉज जो लाइकन्स हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करेंगे, पॉल्यूशन फ्री एरियाज में जो है वो लाइकन्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है? बायो इंडिकेटर्स हैं एयर पॉल्यूशन के। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।